गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 9th का आई थिंक तीसरा लेक्चर है शायद। ये तीसरा होगा या फोर्थ लेक्चर होगा शायद ये, ठीक है। फोर्थ लेक्चर है और अभी तक हमने क्या कर लिया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ हमने सीख लिया है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने इनर्शिया सीखा था और न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने मोमेंटम सीखा था। दोनों को यूज़ करके क्या किया था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, वो मतलब क्वेश्चन पूछा था कि वाई द फील्डर जम्प्स ऑन अ नहीं, why the fielder pushes his hand backward and why the athlete jumps on a cushioned floor, ऐसा कुछ बताया था क्या। तो सिंपल सा रीज़न ये होता है, देखो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स को हमने लिखा था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा ही कुछ लिखा था क्या। फोर्स को लिखा था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अभी ये चेंज ऑफ टाइम होने के लिए ये डेल्टा टी का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा फोर्स डेवलप उतना ही कम होगा क्या। तो सिंपल सा ये स्टेटमेंट पे बेस्ड अपना आंसर है। जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा ग्राउंड है। अगर आप डायरेक्टली ग्राउंड पे गिरोगे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली ग्राउंड पे गिर रहा है, तो डायरेक्टली ग्राउंड पे गिर रहा है तो जस्ट बिफोर टकराना या ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले इसके पास मोमेंटम है m/v। जैसे ही ये ग्राउंड को टक्कर कर देगा, इसका मोमेंटम सडनली क्या हो जाएगा, ये p इनिशियल हो गया और p फाइनल क्या हो जाएगा, p फाइनल 0 हो गया क्या। अब ये चेंज आने में टाइम कितना लगा होगा, तो चेंज आने में बहुत कम टाइम लगता है। मान लो ये जो टाइम लगा, वो जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 0.01 सेकेंड का। तुरंत में तो बॉल गिरा, सडन ये ऑब्जेक्ट गिरा और सडनली वो रुक जाता है, तो 0.01 सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस माइनस का टेंशन मत लेना, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv जो है वही चेंज इन मोमेंटम हो गया डिवाइडेड बाई 0.01 टाइम से जब डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ mv। ये फोर्स जनरेट हो रहा है क्या। अब तुम सोचो कि ऑब्जेक्ट का मास तुम रखोगे, मान लो ऑब्जेक्ट का मास था 60 और वो टक्कर खाने से पहले उसका वेलोसिटी कुछ था, तो बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप हुआ गया। तो ये जो कुशन वाला फ्लोर होता है वो काम कैसे करता है, वो ये जो टाइम है ना, ये टाइम ऑफ इंपैक्ट इसको बोलते हैं, ये टाइम को बहुत कम कर देता है। मान लो ये टाइम को इसने कर दिया 1 सेकेंड, अगर टाइम को इसने 1 सेकेंड कर दिया तो जो फोर्स जनरेट, चेंज इन मोमेंटम अभी भी mv का है क्या। कुछ लोगों ने आंसर में लिखा है कि चेंज इन मोमेंटम जो होगा, चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं हो रहा है, मोमेंटम जो है वो इसमें भी 0 होना है, ग्राउंड वाले केस में भी 0 होना है और कुशन वाले केस में भी 0 होना है। दोनों में ही मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। एक में मोमेंटम तुरंत में डिक्रीज हो गया और एक में मोमेंटम डिक्रीज होने में टाइम लग रहा है। तो मोमेंटम चेंज होने में जितना टाइम लगेगा ना, फोर्स का वैल्यू उतना ही कम जनरेट होगा। तो अगर ये 1 सेकेंड हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा, 100 mv का फोर्स हो जाएगा। तो ये आपको आंसर लिखना है। बात समझ में आ रहा है क्या। इसके अलावा अगर तुम कुछ और बोल रहे हो तो वो गलत है। सिंपल सा याद क्या रखेंगे कि अगर वो जो फील्डर है या वो जो एथलीट है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के होने के टाइम को इंक्रीज कर देता है, वो जो एथलीट है और ये या वो जो फील्डर है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के होने के टाइम को इंक्रीज कर रहा है, टाइम को इंक्रीज करने से जो फोर्स जनरेट होगा वो कम हो जाएगा। फोर्स जनरेट कम होगा तो उसको कम चोट आएगी। इतना आपको लिखना है खुद के वर्ड्स में। मैंने ग्रुप में भी वैसे मैसेज लिख के भेज दिया था, आपको क्या करना है इस तरह से एक्सप्लेन करना है। आज अपन क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये न्यूटन थर्ड लॉ का ना, अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो स्टेटमेंट सबको पता है। तुम एक रिक्शे वाले को पूछोगे ना तो रिक्शे वाले को भी इसका स्टेटमेंट पता होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऐसे लगता है कि सर बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान यही करेगा तुमको। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एकदम ध्यान से इसको समझना है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एकदम ध्यान से समझना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी लॉ में होता है। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं ना तो स्टेटमेंट होता है एवरी एक्शन हैज अ equal
and opposite equal and opposite reaction. Every action has a equal and opposite reaction. पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट ये याद रखना है. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी याद रखना है. क्या याद रखना है? नोट, एक्शन एंड रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन acts on two different object. ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला स्टेटमेंट हर इंसान को पता है, दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ कुछ इलीट लोग हैं उनको ही पता होगा. ठीक है, तो उस इलीट ग्रुप में तुम भी शामिल हो गए. और इलीट ग्रुप को क्या है पता होना चाहिए कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अच्छा, अब ये स्टेटमेंट लिख तो दिया है, इसको समझना, अपने को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं. जितना मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है आप स्क्रीन पॉज करना और खुद से लिख लेना. एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत ही ध्यान से समझना है आपको. नहीं समझ में आएगा तो बार बार लेक्चर को देखना. जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आपको लेक्चर क्या करना है, देखते रहना है. ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल. मैंने क्या बोला कि ऐसा एक टेबल है. ठीक है, ऐसा एक टेबल है और टेबल पर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है. बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, एक टेबल है और टेबल पर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है. अभी टेबल हवा में तो होगा नहीं, टेबल हवा में नहीं है मतलब क्या है, नीचे कहीं पर अपना अर्थ भी होगा. ठीक है, अर्थ या ग्राउंड होगा जहां पे ये टेबल वाला अरेंजमेंट रखा हुआ है. ठीक है, मान लो ये टेबल के फुट है ऐसे, डिजाइन वाला टेबल है ऐसा है, डिजाइन बाहर से खरीद के लाया, इंपोर्टेड टेबल है. ठीक है, अच्छा, अभी ये जो स्मॉल m का ब्लॉक है ना, स्मॉल m का ब्लॉक है, इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं ये देखना है. स्मॉल m के वाले ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं अपने को ये देखना है. अब स्मॉल m वाले ब्लॉक पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं तो एकदम ध्यान से देखना कि कैसे अपन फोर्सेस दिखाएंगे. कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस होंगे जो शायद आपने पहली बार सुना होगा, तो इतना डरने की बात नहीं है. ये जो m मास का ब्लॉक है, किसी भी ब्लॉक को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करता है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इंसान को अर्थ अगर अपनी तरफ पुल करता है, इसका मतलब अर्थ हमेशा एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लो, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता, अर्थ अगर उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नहीं खींच रहा होता, तो ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ गया होता क्या? हाँ या ना? ऑब्जेक्ट जमीन पे इसीलिए बैठा होता है, वो स्टेशनरी इसलिए रुका हुआ है जमीन पर, वो ऊपर इसलिए नहीं उड़ रहा. क्यों? क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला फोर्स जो मैं, अच्छा, इसको समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस आएंगे हमारे पास, तो डेफिनेशन एक एक करके लिखते रहना. सबसे पहला टर्म हम क्या सीख रहे हैं? वेट. अब वेट क्या है? तो वेट का डेफिनेशन क्या होता है? अर्थ pulls every object, earth pulls every object towards itself. Earth pulls every object towards itself. The force with which Earth pulls any object towards itself is known as its weight. बात समझ में आ रहा है क्या? तो वेट, कोई अगर पूछे कि वेट का मतलब क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है. अब जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, वही फोर्स उसका वेट होता है.
बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे तुम्हारा मास कितना है, तुम्हारा मास मान लो 40 केजी तुम्हारा मास है। अगर 40 केजी तुम्हारा मास है तो अर्थ तुमको अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से? तो 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शायद आपको पता होगा वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। वेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगली बार कोई तुमसे तुम्हारा मास पूछे तो तुम बोलना 40 केजी, लेकिन अगर कोई तुमसे तुम्हारा वेट पूछ रहा है ना, तो मास को जी से मल्टीप्लाई करके बताना है। तुम्हारा मास 40 इंटू जी, तो तुम्हारा वेट क्या है? तुम्हारा वेट 40 केजी नहीं है, तुम्हारा वेट 400 न्यूटन है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रहा है? मास और वेट दो अलग अलग बातें हैं। ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? तो मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना मैटर भरा गया है, इसका जो समेशन होता है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। और वेट क्या है? तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है। जिस भी फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, उस फोर्स को ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर अगली बार से कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है, तो मत बोल देना कि 40 केजी वेट है, गलत है वो। तुम्हारा वेट कितना हो जाएगा? 400 न्यूटन। पहला टाइप का फोर्स, ये समझ में आया क्या? अच्छा, अब वेट जो होगा, ये लाइन एक लिख लेना, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, बस लिख लेते हैं। वेट ऑलवेज एक्ट्स towards the center of earth, ठीक है। वेट फोर्स जो होगा वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है। अब अर्थ तो बहुत बड़ा है सर, अगर अर्थ बहुत बड़ा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे, मान लो अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसका वेट किधर लगेगा? ऐसा लगेगा, ऐसा मत समझ में लेते हैं। मान लो ये अर्थ है हमारा और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे तो उसका वेट कैसा लगा? ऐसा। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे तो वेट ऐसा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे तो वेट ऐसा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि सर यहां पे तो गिर जाएगा क्या? ये अर्थ है, अर्थ के बाहर में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसका वेट कैसा? ऊपर। जैसे कि मान लो ये m1 है, ये m2 है, m2 का वेट इस तरफ, m1 इस तरफ एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है क्या? अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका वेट हमेशा क्या दिखाते हैं? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ दिखाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था तो उसका वेट किधर लगेगा? ऐसा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना। अच्छा, अब अर्थ ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के सामने, ये जो ब्लॉक था उसके सामने तो अर्थ बहुत बड़ा है ना, तो जब भी अपन वेट दिखाएंगे ना, आज के बाद से जब भी अपन वेट दिखाएंगे तो समझ लेना हमेशा क्या करना है, अपने को ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाना है। आज के बाद से जब भी वेट फोर्स दिखाओगे तो हमेशा क्या करोगे? वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाओगे। तो इसका वेट कितना लिख दिया मैंने? इसका वेट लिख दिया m इंटू जी। मैंने पहला फोर्स इसमें मार्क कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हो, टेबल पे रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा उस पर एक्ट करता है और उसका वेट जो होगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। अब अर्थ के सेंटर को हम हमेशा क्या करेंगे? ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड से दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा बात अपने को जो याद रखना है, ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो उसके मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस ऑब्जेक्ट का वेट मिल जाएगा। अच्छा, हमेशा याद रखना है कि वेट जो है वो फोर्स है, वो केजीज में नहीं होगा। वेट अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो वेट में कैसे एक्सप्रेस करूंगा? वेट में एक्सप्रेस करूंगा न्यूटन में। पहला टाइप का फोर्स समझ में आया क्या? दूसरा टाइप का फोर्स देखते हैं। दूसरा टाइप का फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स। दूसरा टाइप का फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है? नॉर्मल फोर्स का मतलब है whenever two objects are in contact, whenever two objects are in contact, they apply force on each other, ठीक है। दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। अच्छा, दिस फोर्स इज नोन एज, दिस फोर्स इज
नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो थप्पड़ पड़ा अपने को, ये अगर अपने को थप्पड़ पड़ा तो अपने गाल और अपने हाथ अपने कांटेक्ट में है क्या, तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं तो गाल ने इस पे फोर्स अप्लाई किया होगा और हाथों ने गालों पे फोर्स अप्लाई किया होगा। इसको हम कौन सा फोर्स बोल रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स। दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों कांटेक्ट में आ गए। अगर ये दोनों कांटेक्ट में हैं, इसका मतलब क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया, इस वाले ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया। इस फोर्स का नाम क्या है, कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, अब यहां पे नॉर्मल क्यों लिखा है सर? फिर अगर आपने कांटेक्ट फोर्स बोला तो नॉर्मल क्यों लिखा? तो याद रखना, कांटेक्ट फोर्स जो होता है कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा ये सब समझना अभी। कांटेक्ट फोर्स, कंपोनेंट वगैरह तो तुमको नहीं बोल सकता। कांटेक्ट फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। ये सब अपने को हायर क्लास में ज्यादा डिटेल में सीखना है। अभी इतना जान लो कि कांटेक्ट फोर्स जो है वो दो तरह का होता है। कांटेक्ट फोर्स दो तरह का है। कैसे कैसे? कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, perpendicular to the surface is known as normal, आप मैथ्स में यूज भी करते हो, नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक जैसा यूज करते हैं क्या? हमने क्या बोला कि जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स। अभी कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर कांटेक्ट फोर्स सरफेस, इन दोनों का जो सरफेस है, यही तो इन दोनों का सरफेस था ना, इसके परपेंडिकुलर में जो फोर्स लगता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा डेफिनेशन है। सबसे पहले समझो कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। कांटेक्ट फोर्स, अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स दो तरह के हैं, एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब सरफेस के परपेंडिकुलर जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, और एक कांटेक्ट फोर्स होता है सरफेस के पैरेलल। एक कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया जिसको नॉर्मल बोला, एक कांटेक्ट फोर्स होगा जो सरफेस के पैरेलल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये अभी नहीं बता रहा, फ्रिक्शन में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब बस इतना समझ लो कि कांटेक्ट फोर्स दो तरह के हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर उसको बोलेंगे नॉर्मल, और जो सरफेस के पैरेलल होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको दो तरह के फोर्स अभी बता दिए। कौन कौन से फोर्सेस? एक तो मैंने आपको वेट बता दिया, और कांटेक्ट फोर्स में मैंने आपको नॉर्मल बता दिया। जो भी मैं लिखता जा रहा हूं, जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूं, तुमको वो लिखना है और अच्छे से समझना है। ये सब आगे जब भी आप फिजिक्स सीखोगे बहुत काम आएगा। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स हो गया, इसमें तो वैसे दो ही फोर्सेस की जरूरत है। एक और फोर्स बता देते हैं, टेंशन। ठीक है, तुम्हारी लाइफ में हो सकता है बहुत टेंशन हो, ठीक है, लेकिन ये टेंशन जो है वो फोर्स है, ये कोई टेंशन तुम्हारी लाइफ वाला टेंशन नहीं है। अब टेंशन फोर्स समझते हैं। टेंशन फोर्स का मतलब क्या है? टेंशन फोर्स होता है रोप में या धागे में। मान लो एक ऐसा रोप है, ठीक है, और रोप पे अपन ने क्या कर दिया, स्मॉल एम मास के ब्लॉक को अटैच कर दिया है। अब जैसे ही तुमने ये ब्लॉक को अटैच कर दिया, स्मॉल एम मास के ब्लॉक को अटैच कर दिया, ये ब्लॉक एम नीचे भागना स्टार्ट कर रहा है, नीचे भागने की कोशिश कर रहा है क्या? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो ये नीचे भागने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये नीचे भाग पा रहा है क्या? नहीं, नीचे नहीं भाग पा रहा। इसका मतलब इसके नीचे जाने को किसी ने रोक रखा है ना। कौन रोक रहा है? तो ये जो धागा है। नहीं है ऐसा समझो, फिर से सोचो। मान लो ये धागा नहीं होता तो ब्लॉक नीचे गिर गया होता क्या? गिर गया होता ना। अच्छा, तो अगर ये धागे से बांध दिया तो क्या ग्रेविटी चली गई क्या? नहीं, ग्रेविटी अभी भी है। ग्रेविटी अभी भी है तो उसको गिरने से किसने रोका? धागे ने रोका ना। मतलब ये जो धागा है वो ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या?
तो अपन क्या बोलते हैं, टेंशन क्या है, तो whenever there is a tendency of elongation, whenever there is a tendency of elongation in a string, whenever there is a tendency of elongation in a string, a force generate within the string known as tension, बात समझ में आ रहा है क्या? जब भी स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग है, जब भी स्ट्रिंग को इलोंगेट करने की कोशिश की जाएगी तो स्ट्रिंग क्या करेगा, एक फोर्स डेवलप करेगा खुद के अंदर में, और वो जो फोर्स डेवलप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। जैसे ये एम मास नीचे जाना चाह रहा है, अगर ये एम मास नीचे जाना चाह रहा है तो ये क्या चाह रहा है कि जो धागा है, धागा इलोंगेट हो जाएगा, ये तो ऐसा ही चाह रहा है ना। अच्छा, अब अगर ये धागे को इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है तो धागे में क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा जो क्या करेगा, जो टेंशन के जो फोर्स जनरेट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये लाइन तुमको याद रखना है, और एक और लाइन तुम याद रख लेना टेंशन के बारे में, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, क्या, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। टेंशन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है। तो टेंशन अगर हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है, इसका मतलब मान लो मेरे को यहां पे टेंशन का डायरेक्शन जानना है, यहां पे टेंशन का डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से दूर ऐसा होना चाहिए था क्या, हाँ या ना। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे टेंशन ऐसा होता। और एक और बात याद रखना, आइडियल स्ट्रिंग या आइडियली स्ट्रिंग is massless, ideally string is massless and tension is same at any point in the string, अब सर ये सब बातें तो बहुत अजीब अजीब लग रही है, लेकिन ये सब बातें तुमको याद रखना है। क्या क्या बातें अपन बोल रहे हैं कि टेंशन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर दिखाना। जब भी तुमको धागे में टेंशन दिखाना है, तुम हमेशा क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से दूर टेंशन को दिखाओगे। पहला पॉइंट ये याद रखोगे। दूसरा बात जो तुम याद रखोगे कि टेंशन का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन टेंशन का मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या रखना है, सेम रखना है। क्यों? क्योंकि हम जो स्ट्रिंग मान रहे हैं ना वो मासलेस है। ऐसा मानते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसका कोई मास नहीं है, या ऐसा समझ लो ब्लॉक के सामने इसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे स्ट्रिंग्स में, अब अपने सिलेबस में ऐसे ही स्ट्रिंग्स होंगे, अगर होंगे भी तो अपने सिलेबस में अपने पास मासलेस स्ट्रिंग्स है। तो मासलेस स्ट्रिंग्स में हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे टेंशन फाइंड कर लो। यहां पे फाइंड करोगे तब भी टी मिलेगा, यहां पे फाइंड करो तब भी टी, यहां पे फाइंड करोगे तब भी टी। तो ये अपने को कुछ बातें हैं जो याद रखनी है टेंशन के बारे में। आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड करो, वैल्यू हमेशा टी मिलेगा। डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे अपन, डायरेक्शन दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा देंगे। अच्छा, ये हमने क्या कर दिया, कुछ बेसिक फोर्सेस के डेफिनेशन आपको बता दिए। अब ये जो बेसिक फोर्सेस है ना, ये अपने सिलेबस में बहुत बार यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको क्या किया है, कुछ बेसिक फोर्सेस के डेफिनेशन बता दिए हैं। अच्छा, इसके आगे अगर मैं देखना स्टार्ट करूं, अब यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ समझना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो। देखो अभी क्या क्या फोर्स है, mg फोर्स कौन लगा रहा है इस पे, mg जो है ये कौन लगा रहा है, mg फोर्स इस पे अर्थ अप्लाई कर रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है ना। अर्थ ने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, कितने फोर्स से खींचा, mg फोर्स से। तो अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है mg फोर्स से, पहला फोर्स हो गया। अच्छा, ये जो टेबल है और ये जो ब्लॉक है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है क्या, है सर, कॉन्टैक्ट है। अगर टेबल और ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट है, अगर टेबल और ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल फोर्स आएगा क्या, बोलोगे सर फ्रिक्शन भी तो आएगा। नहीं, तो अभी फ्रिक्शन नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं आपको समझाऊं फ्रिक्शन, आप समझ लेना फ्रिक्शन कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी सिर्फ बात करेंगे नॉर्मल के बारे में।
बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या है, ब्लॉक के बीच में और टेबल के बीच में ऐसे कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट एक फोर्स आएगा ऊपर के साइड में। कौन सा फोर्स? नॉर्मल। ब्लॉक पर ही एक फोर्स लगेगा ऊपर के साइड में, जो क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, स्मॉल m वाले ब्लॉक पर इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स है? बोलो। टेबल, इस पे एक फोर्स, ये नॉर्मल कौन अप्लाई कर रहा है? नॉर्मल अप्लाई कर रहा है टेबल जो है वो नॉर्मल अप्लाई कर रहा है ब्लॉक पर। mg कौन अप्लाई कर रहा है? अर्थ। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? नहीं। और तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, और कुछ है नहीं, और कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, अब mg और जो नॉर्मल है, अब ध्यान से अगर आप तुम देखोगे तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या? सर नहीं, ब्लॉक तो नहीं मूव कर रहा, ब्लॉक रुका हुआ है। ब्लॉक स्टेशनरी है। ब्लॉक अगर स्टेशनरी है इसका मतलब ब्लॉक पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो होता क्या? ब्लॉक अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, इसका मतलब ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना। अच्छा, अभी ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहा है, mg इधर नीचे खींच रहा है, नॉर्मल ऐसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होता तो ब्लॉक चलता ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट विल मूव ओनली इफ देयर इज एन अप्लाइड फोर्स, ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा है क्या? तो अगर ये नहीं चल रहा, मतलब इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब mg का वैल्यू नॉर्मल की इक्वल होना चाहिए क्या? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर। नेट फोर्स जीरो। क्यों नेट फोर्स जीरो? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा था तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने के लिए अपन ने क्या बोला कि mg का वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट का वेट है, वो नॉर्मल के अगर इक्वल हो जाए, mg का जो वैल्यू है वो नॉर्मल के अगर इक्वल हो जाए तभी तो ब्लॉक नहीं चलेगा ना। तो mg इक्वल्स टू नॉर्मल हमने क्या कर दिया, लिख दिया ऐसा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी mg नॉर्मल के इक्वल है। अब ध्यान से देखना, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर आपको खुद से सोच के बताना है। mg नीचे के डायरेक्शन में है, नॉर्मल ऊपर के डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रहा है? फिर mg और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। जितना mg है उतना ही तो नॉर्मल भी है। अगर mg और नॉर्मल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? अब एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब फोर्सेस, जैसे हमने अभी क्या बोला था कि एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसा पढ़ा था ना। तो एक्शन रिएक्शन यहाँ पे वर्ड जो यूज होता है वो फोर्सेस के लिए यूज होता है, कि अगर मैंने फोर्स लगाया तो वो भी फोर्स लगाया, ऐसा एक्शन रिएक्शन होता है। अभी ध्यान से देखो, स्टेटमेंट के हिसाब से अगर किसी को पहला स्टेटमेंट सिर्फ पता है तो वो क्या देख रहा है कि नॉर्मल और ये जो mg है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है ना। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब कैसे नहीं है? सेकंड स्टेटमेंट देखो। सेकंड स्टेटमेंट हमने क्या बोला था? एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगता है क्या? हाँ या ना? इसमें नॉर्मल और mg दोनों ब्लॉक पे ही लग रहा है क्या? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताओ। हमने क्या लिखा था? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही तो हमने पढ़ा ना। इसका मतलब अगर मैंने किसी पे फोर्स लगाया तो वो भी मेरे पे फोर्स लगाएगा, यही तो हो गया ना। अब मैंने जो फोर्स लगाया वो था एक्शन, उसने जो फोर्स लगाया वो क्या है? रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब होता है कि मैं अगर किसी पे फोर्स लगा रहा हूं तो वो भी मुझे पर फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने फोर्स ऐसा लगाया था, वो फोर्स मेरे पर ऐसा लगा रहा है, तो ये मेरे पास एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में देखो, नॉर्मल और mg दोनों मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम भी है, इक्वल है, और दोनों का डायरेक्शन भी जस्ट ऑपोजिट है। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? नहीं, यहां पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? नॉर्मल एंड mg आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर as they are acting on same object
एज दे आर एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है। अभी तुमको ऐसा लग रहा होगा सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल मैं लूंगा ना अभी और तो ये आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपको समझ में आया तब भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अभी आप इसको होल्ड में रख लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल जब मैं बताऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, एक्शन का मतलब होता है फोर्स, रिएक्शन का मतलब भी है फोर्स। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना है कि पहले एक्शन हुआ होगा फिर रिएक्शन होगा, नहीं, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। एक्शन हुआ रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ रिएक्शन हुआ, दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अब एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, मान लो ये ग्राउंड है और यहां पर एक ब्लॉक m मास का रखा हुआ है। ठीक है, एक m मास का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इस पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, मान लो यहां पे क्या है, मैं इंसान, ठीक है, ये मेरा भूत वाला हाथ है, ये भूत वाला हाथ है, ये इंसान का हाथ। अभी ध्यान से देखना, अगर ये ब्लॉक को चलाना है तो ऐसे में बैठेंगे फूंक मारेंगे, फूक 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 फूक, ऐसे तो फूंक तो नहीं मारेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक पे किया एक्शन। किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर मुझे ब्लॉक को चलाना है तो मैं क्या करता, स्मॉल m वाले मास पर फोर्स लगाता क्या? अच्छा, मैंने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में है क्या? हाँ या ना? अच्छा, मैं एक और टर्म आपको पहले बता दूं, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर ऐसा लिखा है F12, अब बोले सर इतनी सारी नई नई बातें आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे आप क्या करोगे, सीक्वेंसेस जोड़ना सीख जाओगे, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। अगर मैंने लिखा F12, F12 को कैसे पढ़ते हैं? F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन वन एज अप्लाइड, फोर्स ऑन वन एज अप्लाइड बाई टू, फोर्स ऑन वन एज अप्लाइड बाई टू, या फोर्स ऑन वन अप्लाइड बाई टू, ऐसा कुछ होगा। अभी ये जो फोर्स है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये क्या है? फोर्स ऑन मास m है क्या? ये फोर्स ऑन मास m है अप्लाइड बाई हैंड, लिख सकते हैं ना ऐसा, फोर्स ऑन मास m अप्लाइड बाई हैंड, ब्लू से मैंने बनाया। अच्छा, अगर मैंने ब्लॉक पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन मास बिकॉज ऑफ हैंड, अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये जो ब्लॉक है वो भी मेरे हैंड्स पे फोर्स अप्लाई करेगा क्या? अच्छा, अब ब्लॉक क्या, अगर मैंने फोर्स ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगाया तो ब्लॉक क्या करेगा, मेरे पे फोर्स जस्ट ऑपोजिट लगाएगा ना। तो मेरे पे ब्लॉक ने एक फोर्स लगाया जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना लगा रहा है? फोर्स ऑन हैंड बिकॉज ऑफ मास। बात समझ में आ रहा है? अभी ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है FMH, ये m मास के ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है क्या? ये जो फोर्स है FHM, ये हैंड पे एक्ट कर रहा है क्या? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं ना तो ये जो m मास का ब्लॉक है उस पे एक फोर्स लग रहा है जिसको किसने लगाया? हैंड ने अप्लाई किया, और हैंड पर दूसरा फोर्स लग रहा है जिसको किसने अप्लाई किया? m मास के ब्लॉक ने अप्लाई किया। हाँ, क्लियर है ना? अच्छा, अभी ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेस, ये जो रेड से मैंने बनाया और ब्लू से बनाया, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ है कि मैं जितना फोर्स ब्लॉक पर अप्लाई करूंगा, ब्लॉक भी उतना ही फोर्स मुझ पर अप्लाई करेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये एक्शन हो गया तो ये रिएक्शन हो गया, या अगर ये एक्शन हो गया तो ये रिएक्शन हो गया। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ आपको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर सर एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल है तो ये ऑब्जेक्ट चला कैसे? ये क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होगा। एक्शन किस पे हुआ है? एक्शन मास पे हुआ है क्या? रिएक्शन किस पे हुआ है? रिएक्शन तो हैंड पे हुआ है। तो एक्शन फोर्स जो है वो ब्लॉक को चला रहा होगा, और रिएक्शन फोर्स जो है वो हैंड को चला रहा होगा क्या? बात समझ में आ रहा है? सोचने की बात है। अगर मैं बोलूं कि एक्शन फोर्स किस पे हो रहा है? एक्शन फोर्स तो मास m पे हो रहा है। तो जो भी एक्शन हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्शन के कारण कौन मूव कर सकता है? m वाला ब्लॉक मूव कर सकता है।
रिएक्शन के कारण कौन मूव कर सकता है? तो आपका हैंड। अब बोलोगे सर मैंने ऐसे ब्लॉक था, मैंने ऐसे रखा है, मेरा हैंड तो नहीं मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, क्या ऐसे जॉइंट है ना। अगर ये जॉइंट नहीं होता ना तो तुम क्या करते, पीछे भागते। जैसे एक एग्जांपल बताओ, मान लो एक वॉल है, तुम दौड़ते हुए आए और वॉल को हिट किया। जैसे ही तुम दौड़ते हुए आओगे वॉल को हिट करोगे, क्या तुम वॉल में चिपक जाते हो क्या? नहीं, तुम झटका खा के नीचे गिर जाते हो। होता है क्या ऐसा? हाँ या ना? तुमने दौड़ते हुए आया, तुमने ऐसा करना मत, ठीक है। क्रिकेट के बॉल को फेंको, मान लो क्रिकेट का बॉल लिया, ऐसे अपन ने वॉल की तरफ फेंका। जैसे ही वॉल की तरफ फेंका तो जब वो वॉल और बॉल के बीच में कांटेक्ट हुआ होगा तो फोर्स लगा होगा क्या? वो जो बॉल है, बॉल ने वॉल पर फोर्स लगाया होगा, और ये बॉल रिटर्न होके वापस क्यों आया? क्योंकि जो वॉल है वो भी तो बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बताएंगे। किसी को अगर समझाना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, हमेशा याद रखना जब भी फोर्सेस एक्ट होते हैं तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एक्ट होते हैं। अगर एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा, फिर जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन भी होगा, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट रखने हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। बात समझ में आ रहा है? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करता है। अगर एक्शन किसी एक ऑब्जेक्ट में हुआ है तो रिएक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल हो गया। अब जो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था, यही ब्लॉक वाला, ये ब्लॉक वाला mg भी इसी पे लग रहा है और नॉर्मल भी इसी पे लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? हाँ या ना? अब खुद से तुम सोच के बोलो, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? नहीं सर, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना इसमें होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर एक्शन और रिएक्शन पेयर इक्वल ऑपोजिट है और सेम इन मैग्नीट्यूड तो ब्लॉक क्यों चला? तो ब्लॉक क्यों चला भाई? ब्लॉक पे तो ये फोर्स लग ही नहीं रहा ना, ये रेड वाला फोर्स तो ब्लॉक पे लग ही नहीं रहा। ब्लॉक पे तो सिर्फ ये ब्लू वाला फोर्स लग रहा है। तो ब्लॉक पर अगर सिर्फ एक फोर्स है ब्लू वाला, तो उसके कारण वो क्या करेगा? आगे जाएगा ना। ये हैंड क्यों नहीं चल? अगर मान लो ये हैंड था, हैंड पे कौन सा फोर्स लग रहा है? रेड वाला, उसके कारण ये हैंड भी पीछे मूव करता गया। बोलोगे सर क्यों नहीं मूव कर रहा अभी? क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि वो तुम्हारे जॉइंट्स ऐसे फिक्स है यहाँ पे। अब तुम ऐसा इमेजिन करो कि दौड़ता हुआ इंसान जब वॉल को हिट करता है तो जैसे ही वो वॉल को हिट करता है तो टक्कर खा के बाहर भी आ जाता है। इसका ये मतलब है कि वॉल पर भी फोर्स लगा और जो इंसान है उस पर फोर्स लगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर तुमको ये न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आया है, न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आया है, तो तुमको ये बताना है हाउ द हॉर्स is able to pull a cart। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, if action reaction pair, यहां पे लिख दे रहा हूं, if action reaction pair are equal and opposite, then how one can lift water from well। ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको लिख के बताने हैं। अब एक्सप्लेनेशन क्या करना है, एकदम ध्यान से सोचना, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्सप्लेनेशन लिख दिया और डाल दिया। एक्शन रिएक्शन पेयर समझना ध्यान से। एक बार एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आ जाए तब आप दोनों का आंसर बता सकते हो। ठीक है क्या? चलो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए।